अब वो नेस्पाक में इकोनॉमिस्ट लगा हुआ है। तो सीए छोड़ के बीएससी इकोनॉमिक्स में चला गया। और अब वो नेस्पाक में माशाल्लाह इकोनॉमिस्ट है, अच्छी पे है उसकी। और इसी तरह कई बच्चे मैंने देखे हैं अपने माशाल्लाह। एक बच्चा हमारा कायद आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो भी छोड़ के सीए इकोनॉमिक्स में चला गया। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये इतनी इंटरेस्टिंग लगती, कहते हैं छोड़ो परा यार, कर लेंगे सीए। लेकिन इस इकोनॉमिक्स के अंदर जो ग्रोथ है ना, इसका मसला ये भी मेडिकल साइंस की तरह ग्रोथ देती है, बहुत स्लो है इसकी ग्रोथ, इसलिए लोग इसमें नहीं आते। क्योंकि सीए हो जाता है 4-5 साल में आपका, अगर बच्चा सही करने वाला है, 4-5 साल में हो जाता है। और बंदा अच्छे पैसे कमाने शुरू कर देता है। इकोनॉमिक्स का ये है कि पहले 4-4.5 साल का बीएस करो, फिर 2 साल का एमएस करो, कितने हो गए 6, एमबीबीएस वाला हिसाब हो गया ना। फिर 4 साल का स्पेशलाइजेशन करो, पीएचडी करो, फिर आपको पैसे अच्छे मिल जाएंगे। अगर अमेरिका चले जाइए वो। असल में मेरे दौर में सीए होता था, 3 पेपर देते थे, अगर एक में भी सी आ जाता सारे फेल हो जाते थे। मेरा कमबख्त किसी एक में सी लग ही जाता था। और एक रेफरल लगी एक दफा मेरी, बी आ गया ना, 2 ए 1 बी। तो रेफरल का मतलब ये होता है ये पेपर एक तुम दोबारा दे सकते हो, वो दोबारा दिया और फेल हो गया, मैं पिछला फिर फेल कर दिया था। समझ गए बात। दूसरी बात ये है कि साथ यूनिवर्सिटी पढ़ना, साथ सीए करना, साथ जॉब करना, तो इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं होती, क्योंकि मेरी फैमिली के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। मैट्रिक में भी फीस के पैसे भी नहीं थे हमारे पास। तो फीस भी मैंने जो दी थी ना, दाखिला भी दिया था, तो वो भी मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ाता था, उनसे एडवांस पैसे लेने गया था, उन्होंने दे दिए थे उन्होंने। वो एडवांस पैसों से हमने मैट्रिक का दाखिला जमा कराया था। लेकिन वो बंदा बातें बड़ी करता था मेरे अब्बू के खिलाफ, तेरा बाप तेरे लिए ये भी नहीं करता वो भी नहीं करता। मैं कहता पैसे दे दे, तू लगा रहा है। तो वो फिर बहरहाल अल्लाह ने कर दिया। तो इस तरह करके काम था, तो वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए मैनेज करना। अभी भी मतलब ये नहीं है कि हमारी हिस्ट्री ये खत्म हो गई है। अब मेरे मामू हैं, तो मामू हमारे जो हैं वो मतलब के 4 साल के थे, बाप भी गुजर गया, माँ भी गुजर गई, यानी नानी नाना दोनों गुजर गए। एक यानी कि स्टेप मदर से 2 भाई बड़े भाई थे, वो मेरी अम्मी और मेरे मामू को ले गए पिशावर। और बाप निवाज रोड पे रहते थे, तो उन्होंने वहाँ बड़ा रूल खुल के मैट्रिक की। मैट्रिक भी यूं की कि 8वीं 9वीं में वो भागकर तो आ गए इधर लाहौर। और यहाँ कोई ओमनी बस होती थी, उसके अंदर वो लग गए कंडक्टर। तो कंडक्टर शुरू कर दी। और एंड देन उसके बाद मैट्रिक हो गया, तो बस वालों को शर्म आई, उन्होंने कहा यार बंदा पढ़ा लिखा है, इसको क्लर्क बना देते। उन्होंने टिकटिंग क्लर्क बना दिया। एफए किया तो पैकेजेस में जॉब मिल गई। फिर पुरानी नारकली यहाँ लड़कों के साथ रहते, वो सारे लड़के सीए कर रहे थे। एक पिशावरी चप्पल थी जिसको खेड़ी कहते हैं लोग, वो लेने गए ना तो पैसे बहुत महंगी अस्सलाम थी। वालेकुम सर। बेटे। हाँ जी अस्सलाम बेटे। वालेकुम। हाँ जी, हाँ जी बेटे जी। सर लास्ट में ना तकरीबन 5 मिनट आपने मेरी बात सुननी है। जी मैं जरूर सुनूँ, मैं जरूर सुनूँ। जी ठीक, थैंक यू आपकी। सर। अच्छा, तो वो हुआ ये कि उन्होंने जब वो लेने गए, तो 2-4 महीने पैसे जोड़े नहीं, फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए। तो फिर मेंटली ये सोचा कि यार ये लाइफ नहीं है। देन ही स्टार्टेड हिज सीए एंड ही क्वालिफाइड। फिर वो सीए बाद में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया ये इंग्लैंड एंड वेल्स वाले में। इंग्लैंड चले गए, 2 पेपर दिए। एक सीए कर लेना आप, तो आईफेक के अंडर सारे आते हैं, तो 2 पेपर उन्होंने दिए, टैक्स और लॉ, और इंग्लैंड चले गए। फिर वो कन्वर्ट हो गया इंग्लैंड के सीए में, तो उधर काम करते रहे। वहाँ काले गोरों की लड़ाई हो गई, लैंड ऑर्डर अच्छा नहीं था उस जमाने में, काफी अनरेस्ट था। ब्लैक्स आर फाइटिंग अगेंस्ट द वाइट्स। तो वो फिर मामू ने ये किया कि वहां से भाग के तो कनाडा चले गए। ठीक है। वो फिर कनाडा चले गए, फिर उधर के पेपर 2 दे दिए, फिर अब वो उधर हो चले गए। तो इस तरह करके लाइफ को मैनेज किया उन्होंने। तो काफी लोग ऐसे हैं जो मतलब कि यहाँ इसी तरह से। भाई अब्दुल वहाब, ये यार ये तीसरी चौथी दफा मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं। अगर आप आपने अपने आप को अनम्यूट किया ना,
तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। अच्छा, तो आपको ऑनलाइन वालों को पता होना चाहिए, एक माइक एक वक्त में एक खुला होगा तो क्लास आएगी, अगर दो खुले होंगे तो बाकी सारे बच्चे तंग होंगे। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि ये इस तरह से हमारी फैमिली में कई मिजरी स्टोरीज हैं, फिर वो मोटिवेशन है, तो हमारी अपनी लाइफ भी कुछ इसी तरह की है। इससे आप कह सकते हैं कि हम बस मंजिल जो भी थी, जितनी अचीव कर सकते थे हमने कर ली। तो आगे डिफिकल्टीज भी थी, कुछ ऑब्स्टेकल्स भी थे, कुछ ये है कि प्रेशर जब ज्यादा होता है तो बंदा कहता है यार कुछ ऐसा कर लूं जिससे कि मतलब सारा काम मेरा चलता रहे। ठीक है ना। एनीवे, बहरहाल जी काम करते हैं हम अपना। मिक्स्ड इकोनॉमी में बात कर रहे थे। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, इट इज द दैट इकोनॉमी इन विच, तो वैसे मेरी फील्ड जो है अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट उसी टाइप की फील्ड है। फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं प्रोजेक्ट्स के, अगर वो वायबल हो तो हम करते हैं, नहीं तो नहीं करते। उसका रेट ऑफ रिटर्न, सारी वो काम सारे तकरीबन इसमें भी वही होता है। अच्छा बच्चों, सो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों चलते हैं। तो मैंने कल कहा था कि असल बात यह है कि जो काम आवाम नहीं करना चाहती वो पब्लिक सेक्टर कर देता है। जैसे पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर को अगर आप देखते हो तो वो मैनेज करता है पाकिस्तान रेलवे को। पाकिस्तान रेलवे को वो मैनेज करता है, किसको जी? लेट्स से वासा, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी। ठीक है। वैसे बस लोग ये भी कहते हैं अमेरिका और पाकिस्तान में वाजह फर्क यही है कि हमारे पास वासा, उनके पास नासा है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है बच्चों के, इसी तरह से पाकिस्तान रेलवे है, और जितना भी नेपरा, वापडा, ये सारी कंपनियां जो हैं ये पाक कौन चलाता है? ये गवर्नमेंट चलाती है, ये पब्लिक सेक्टर। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर है जो बड़े बड़े काम कर रहा है बहरहाल। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे नेस्ले है, मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में काम करती है। ठीक है, हमारी अपनी कंपनी है एक बहुत बड़ी, दुनिया सारी में फैली पड़ी है, पैकेजेस ग्रुप है, इज अ बिग ग्रुप। ठीक है। निशात है, ये प्राइवेट है। ठीक है, दोनों से मिला के हमने एक ऐसा भी बनाया हुआ है कि एक सेमी गवर्नमेंट भी बनाया हुआ है, कुछ शेयर प्राइवेट लोगों ने खरीदे हुए हैं, कुछ जो है वो पब्लिक सेक्टर ने खरीदे हुए हैं। तो मैंने कल अर्ज किया था कि इसके अंदर जो कंपनी है वो पीटीसीएल है, यूफोन। ठीक है ना, यूफोन कहलाती ना ये। और फिर इसी तरह बच्चों एक और बड़ी पॉपुलर कंपनी है, नेम है, आप कह सकते हैं सुई गैस कंपनी, सुई नॉर्दर्न और सुई सुई सर्दर्न, ये दोनों जो हैं ये सेमी गवर्नमेंट, यानी कुछ शेयर अवाम के हैं, प्राइवेट लोग हैं, कुछ गवर्नमेंट है। तो इस तरह काम चल रहा है। तो ये ब्लेंड ऑफ इकोनॉमी है। तो मैंने आप दोस्तों से कहा था कि इसकी खूबी है कि ये जो है ना बहुत ज्यादा जल्दी तरक्की करती है। अब इसके अंदर ना दो एक्सट्रीम्स हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि ज्यादातर रियासतें ज्यादातर रियासतें जो यूरोप और अमेरिका हैं, ठीक है ना, ये कैपिटलिज्म की तरफ है, अभी भी बहुत क्लोज हैं कैपिटलिज्म। ठीक है जी, बहुत ज्यादा क्लोज हैं कैपिटलिज्म के। इंग्लैंड हो गया। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो जो सोशलिज्म है उसके करीब एक तो कोरिया है। आपने कोरिया का नाम सुना है? वो जो मिसाइल वगैरह बनाता है बहुत ज्यादा। और मैक्सिको हैं, ये इस तरफ है, प्योर सोशलिज्म। लेकिन जो कुछ इकोनॉमीज हैं जो इसके इस तरफ आती हैं तो वो ज्यादा कैपिटलिस्टिक हैं, उनमें सोशलिज्म का फैक्टर थोड़ा है। और कुछ इस तरफ है जिनमें सोशलिज्म ज्यादा है और कैपिटलिज्म कम है। असल में सारी इकोनॉमी मिक्स की तरफ जाना शुरू हो गई है, उसकी वजह इसमें तरक्की ज्यादा है। और मेरे नजदीक इसकी वजह यह है कि ये इस्लाम के भी ज्यादा करीब है, इस्लाम के भी
ज्यादा करीब है, इसलिए लोग इसमें तरक्की ज्यादा है। क्योंकि इस्लाम में भी यही है ना कि जो इदारे प्राइवेट लोग नहीं चलाते वो हुकूमत करे, और जो प्राइवेट लोग करें हुकूमत उसमें मुदाखलत ना करे, उनके कारोबार चलने दे। हाँ, कोई जुल्म करे तो उसको रेगुलेशन से पाबंद करे, तो चूंकि इस्लाम के करीब है जरा, इससे जल्दी ग्रो कर रहा है। ठीक हो गया बच्चों? तो अब ये जो इकोनॉमीज हैं ये इस तरफ हैं, तो जो बाज दोस्त कहते हैं चाइना वगैरह, तो चाइना, कोरिया वगैरह, वो चाइना और जापान वगैरह वो ज्यादातर इस साइड पे आते हैं। ठीक है ना? इवन रशिया भी, ये हैं तो मिक्स्ड, लेकिन अभी ये उतने मिक्स्ड नहीं है। लेकिन जो बाकी रियासतें जैसे इंग्लैंड अमेरिका वो उस साइड पे आते हैं। किस तरफ? कैपिटलिज्म की तरफ। और इंडिया पाकिस्तान एग्जैक्ट दरमियान में आते हैं। ये सही मिक्स्ड है, सही मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया इज समवेयर है इस साइड पे, यानी वो, अगर आप सोचें उनको, आप वैसे उनका बिहेवियर से भी पता लग जाएगा। जो गोरे कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट उनकी स्ट्रेटेजी वही होती है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बच्चों, कैपिटलिज्म, तो इन्होंने एक का नाम क्या रख दिया, कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी, और दूसरी का क्या रख दिया, सोशलिस्टिक मिक्स्ड। अब आप मेरे दोस्त समझ गए होंगे सारे क्या, ये जो है ना, ये वाली साइड है, और ये वाली जो है ये इधर वाली साइड है। ठीक है ना? तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज वो हैं जो कैपिटलिस्टिक से मिक्स की तरफ गई। पहले कैपिटलिस्टिक थी, और ये जो थी ये सोशलिस्टिक थी, फिर मिक्स की तरफ आई। अब बात ये कि इट इज आल्सो कॉल्ड अ कैपिटलिस्टिक डोमिनेटिंग मिक्स्ड इकोनॉमी। दिस इज मोस्ट पॉपुलर वर्केबल टाइप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर रिमेन responsible for utilization of various factors of production, while government does not interfere in any mode, and government mainly responsible ensure the sustainable economic growth। कि प्राइवेट इदारों को बहुत ज्यादा पावर दी हुई है। यानी आप सोचिए अमेरिका में अगर आप चले जाएं, तो अमेरिका में सड़कें भी प्राइवेट लोगों ने बनाई हुई हैं। सड़कें भी प्राइवेट लोगों ने बनाई हुई हैं। अमेरिका में डैम और ट्रांसमिशन लाइंस भी प्राइवेट लोगों ने बनाई हैं। यानी सारे का सारा निजाम ही निजी लोगों के हाथ में दिया हुआ। तो ले दे के क्या करती है गवर्नमेंट? एक फौज है उनके पास, एक पुलिस है, और चंद एक इदारे फाइनेंस के, बैंकिंग के, और चंद एक इदारे फूड सप्लाई चेन के, वो उन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं, पर्टिकुलरली स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। स्कूल्स एंड, सारे नहीं, बस जहां प्राइवेट सेक्टर ने स्कूल नहीं खोले वहां गवर्नमेंट ने खोल दिया। तो मतलब तो यही हुआ, जहाँ प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल नहीं आना चाहता वो थोड़े बहुत काम करते हैं ये लोग। लेकिन जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वो सोशलिज्म डोमिनेटिंग है, और अंडर लार्जली शेयर जो है वो सारे का सारा हुकूमत के पास है। कहते हैं से दैट सिस्टम किसका डोमिनेटेड है बच्चों? गवर्नमेंट का। ठीक है? और लार्जली सारे काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, और सारे डिसीजन भी ऑलमोस्ट वही रहती है। लेकिन न्यूमरस सिस्टम में न्यूमरस बेसिक इंडस्ट्री स्ट्रेटेजीज ओन बाय स्टेट, एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डन थ्रू सर्टनली प्लान्ड बॉडीज। अभी भी कुछ प्लान बॉडीज काम करती हैं, जैसे चाइना है। तो चाइना ज्यादातर सोशलिस्टिक है, लेकिन चाइना का मॉडल इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, कि उनकी डेमोक्रेसी का सेंस ही हो रहा है। डेमोक्रेसी की सेंस ही हो रहा है। और आप यूं समझें कि मैं इससे हट के बात कर रहा हूं, कि ज्यादातर चीजें अभी भी गवर्नमेंट करती है। लेकिन ये लिनोवा जिसका लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूँ, इसी तरह आपने चिंगान देखा होगा, ये सब गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इनके कुछ शेयर्स प्राइवेट लोगों को उन्होंने बेच दी। हवावे, पीछे कौन है? मेजर शेयर गवर्नमेंट के पास। लेकिन निजाम बड़ा जबरदस्त है। अगर कोई प्राइवेट ग्रो करना चाहे, जितनी होम इंडस्ट्री सारी प्राइवेट, अपना बनाओ अपना खाओ जो मर्जी करो, गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। ठीक है जी। और प्राइवेट सेक्टर का रॉ मटेरियल गवर्नमेंट यूज कर रही है।
यानी उनके यहाँ जितनी चिप बनती है, जितनी बेल बनती हैं, टॉयज बनते हैं, सब होम इंडस्ट्री बना रही है। जितने गारमेंट्स बनते हैं, जितने ये बैग वगैरह बनते हैं, सब दुनिया में चाइनीज पैकेजिंग सप्लाई कर, सब प्राइवेट बनते हैं घरों में। लेकिन इन दी एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, बड़े इदारे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इसलिए वो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इस तरह एक बड़ा यूनिक किस्म का निज़ाम बना हुआ, और इतनी तेज ग्रोथ है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। जितना 2023 में चाइना ने इतना सीमेंट इस्तेमाल किया अपने मुल्क में डैम सड़कों का जाल बिछाने के लिए, जितना पूरी दुनिया ने पिछले 10 साल में भी नहीं किया। इससे आप उनकी ग्रोथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जब वो सी पैक बनाने आए तो उन्होंने कहा अच्छा वो पहाड़ के पड़े से जाते हो, वही तुम लोग 180 किलोमीटर फालतू चलते हो। कि भाई क्या करें, उन्होंने कहा ठहरो, ये कौन से पहाड़ हैं ये। इधर से इस पहाड़ में टनल मारी, उधर से अगले में टनल मारी, बीच में दोनों के खाई है, ब्रिज बना दिया। आप जाए ना कभी खंजराब पास, अल्लाह मत दे आपको, चाइना बॉर्डर, दरमियान में एक ऐसी टनल है जिसमें हम 60 की स्पीड पे चले और आधा घंटा उसमें रहे। आधा घंटा टनल में रहे, थोड़ी देर बाद पहाड़ निकलता था, थोड़ी रोशनी आती थी, अगला पहाड़, थोड़ी देर बाद अगला पहाड़। ये पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। चाइना में तो उन्होंने ऐसा कमाल किया है कि एक खाई में एक बिल्डिंग बनाई है, और 80वें फ्लोर के ऊपर आके वो ट्री टॉप हाइट के या मिड हाइट ऑफ पहाड़ पे आ गई है। और वहां से टनल से ट्रेन आ रही है जो उसके उसके बिल्डिंग के बीच में से गुजर गई है और आगे फिर टनल में निकल गई है। यानी ट्रेन ऊपर, बिल्डिंग नीचे, और उसी के उस फ्लोर के ऊपर पेट्रोल पंप भी है, क्योंकि साथ सड़क भी चल रही है। तो भाई जो उन्होंने ग्रोथ की है वो तो दुनिया कानों को हाथ लगा रही है कि भाई ने तो ही काम है, चीप हम क्या हाल है। और आप यकीन करें कि अमेरिका सही खाइफ है उनसे कि यार ये कर क्या देंगे, अभी कुछ पता नहीं है। और जिसके साथ मोड़ा लगाते हैं उसको भी साथ उठा देते हैं, क्योंकि भाई उनकी सोच जो है वो बड़ी अजीब है। आप देखें, इंडिया ने पंगा लिया ना पाकिस्तान के साथ चंद साल पहले, अब नहीं लेगा, अब नहीं लेगा। मैंने उनका एक जर्नल की बात सुनी, कहता हम क्या कर सकते हैं, हम एक जहाज 1985 में बनाना शुरू किया, आज तक उसकी मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई। तेजस नाम का जहाज एक बना रहे थे, वो अपना इंजन बनेगा, अपना रडार बनेगा। आज क्या आ गया, 2024, तकरीबन 40 साल गुजर गए, कहते जी अभी तक उसकी प्रोडक्शन शुरू। इस साल मार्च में उन्होंने कहा था, मेरी बड़ी नजर थी कि देते हैं कि नहीं देते, मार्च भी गुजर गया, फिर उन्होंने कहा दिसंबर में टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे फिर देंगे। अभी तक भी 2-3 जहाज दिए हैं बस दुनिया को दिखाने के लिए, अभी तक जहाज कोई फाइनल नहीं हुआ। तो उसने कहा यार आप क्या करोगे, उन्होंने 200 जहाज तो अपने खड़े कर दिए हैं, और हर जहाज एक पूरा प्लेटफॉर्म होता है। तो अगर 200 जहाज खड़े कर दिए अगले, तो भाई 1.5 स्क्वाड्रन एयरफोर्स अपनी हर साल बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तानी 1.5 स्क्वाड्रन एयरफोर्स हर साल बढ़ा रहे हैं। यानी अपने 25-30 जहाज बना के अपने F-16 बना दिए। यानी F-16 अमेरिका नहीं देता, अच्छा भाई ना दो, हम अपना बना लेते हैं। आपडोजें अपनी बना ली, टैंक साजी अपनी शुरू कर दी, जाओगे कहाँ। आप सैटेलाइट में भी काम कर लेंगे, एटम भी बना लिया, तो आओ किधर से आते हो। अब वो इंडिया कहता ना भाई, तुसी वादो बकवास बड़ी करते हैं, आते नहीं मैदान। तो क्या चाइना का हल्का सा कंधा अल्लाह का गर्म होना चाहिए। क्या जो जो चीजें नहीं बनती थी उन्होंने कहा चैंगडू में ले आओ हम बना देते हैं, चैंगडू ने साथ मिलकर बना दिया। इतनी ग्रोथ है बच्चों। और फिर वो जहाज जो बनाया इन्होंने JF-17, पाकिस्तान अकेला नहीं यूज कर रहा, 4 मुल्क दूसरे खरीद चुके हैं। तुर्कमानिस्तान पांचवा होगा, और यूरोप में नॉर्वे भी लेगा, देख लीजिए। यानी यूरोप में भी हमारा जहाज उड़ा होगा, इधर भी उड़ा होगा, तो अमेरिका को गुस्सा तो आएगा ना कि हमने F-16 बनाया लॉकहेड मार्टिन ने, और तुम लोग यानी कि ये करोगे अब, क्या पिद्दी का शोरबा। तो गुस्सा तो आएगा, आता रहे। क्या हाल है बच्चों।
सैंक्शंस लगा लो, जो लगाना है लगा लो, पहले भी लगाई हुई है जी। अभी गुस्सा आया उसको, फिर कहते जी रॉकेट मोटर दी है किसी ने हमें। असल में उसकी ये ख्वाहिश है कि हमारे पास कोई मिसाइल ऐसा प्लेटफॉर्म ना आ जाए कि हम इसराइल को डायरेक्ट हिट कर सकें। अगर ये जो था ना बदबख्त मुशर्रफ ना ना आता, तो इस वक्त बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च में हम बहुत आगे होते। इसने डेलिबरेटली रोकी, डेलिबरेटली रोकी। इतना मुनाफिक आदमी था। साइंसदानों से डायरेक्ट जाके कमेंट्स किए कि आप इसराइल को हिट करना चाहते हैं, इसलिए रिसर्च करें। यानी इससे अंदाजा करें कि उसको इसराइल से कितना लगाव था। किसी भी मीटिंग में जाता था, रास्ता काट के आके उनके एम्बेसडर को से हाथ मिलाता, और इधर मौलवियों को बुला के कहता था कि आप अवाम को तैयार करें, हमने इनके साथ दोस्ती करनी है। भाई कायदे आजम बेवकूफ आदमी नहीं थे। उन्होंने पहले दिन कह दिया था ये ताकत हमें रोलेगी अच्छी तरह, और आप देखिए उन्होंने 50,000 बंदा शहीद कर दिया है। और आगे उनके क्या प्लान है कोई पता नहीं है कि किधर जाके ये गंगा रुकेगी। ये है इनके हालात। अच्छा बच्चों, और ये जो इन्होंने मारे हैं लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे इन्होंने कैसे मारे। इन्होंने पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट किया है कि मुसलमानों को कत्ल करना है तो आओ करते हैं। और हमारे ये जो पानीपत की लड़ाई हुई थी इधर मरहट्टों ने की थी, आपको याद होगा, आपने फिल्म देखी होगी। दक्कन से लोग गए जो एंटी मुस्लिम है। पूरी दुनिया से ईथियस्ट बुलाए गए मुसलमानों के खिलाफ। ईथियस्ट समझ देंगे ये साइन होता है। कभी को बात करते करते ऐसे करे तो समझें क्या है, इस ईथियस्ट है। इनको बुलाया गया है। यानी पूरी दुनिया इनविटेशन था, आओ मुसलमानों को कत्ल करना है, किसी को नफरत है। तो इथियस्ट कौन है? जिनको खुदा से भी नफरत है, हम खुदा के मानने वाले हैं। उनको बुलाया गया। इधर दक्कन से लोग गए, हैदराबाद से, ये वाली साइड इंडिया से, जहाँ से मोदी का डिस्ट्रिक्ट है। मोदी का डिस्ट्रिक्ट यही है, गुजरात। और हमारी ये जो है ना इस्तांबुल चौक में जो तोप खड़ी है, कभी आपने देखी हो? अरे सीधी नहीं है, ऐसे हल्की सी टेढ़ी है। क्यों बोला? उसका रुख आज भी हमने दक्कन की तरफ रखा हुआ। इट मीन्स दैट दुश्मनी खत्म नहीं हुई, ये चलनी है अभी। और वो पानीपत की लड़ाई इज कंटिन्यू। समझ गए बात? तो वो हमने उसका रुख उधर ही रखा हुआ। अच्छा भाई, आ जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे बच्चों को हमारी आइडियालॉजी नहीं पता, हालात नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता। क्योंकि 10 साल तो स्कूल में गुजारे हैं, और कुछ ना करते, कोई 2 डेढ़ महीना 4 महीना यही पढ़ा देते। कम से कम हमारी नस्ल को यही पता होता। हमारे तो बच्चा पैदा होता है डॉक्टर बनूंगा, 2 पोस्टें पढ़ता है, सोशल मीडिया से जो पढ़ता है वो बन जाता है। क्या ख्याल है? और वैसे भी हमारे मुल्क में सबको आज़ादी, जो चाहो बनाओ। एक आ जाता है ऑस्ट्रेलियन स्कूल लेके, आस पाक। एक तुर्की का स्कूल ले आता है, एक अमेरिकन लाइफ का ले आता है। कोई अपने बच्चों के साथ ये जुल्म नहीं करता जो हमने किया हुआ है। क्यों? अपनी कोई आइडियोलॉजी तो बच्चे को दो यार। कैसे हो सकता है आप बताओ? आपको पता है कि हम जब पीएचडी कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं, हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका की में पढ़ा सकते हैं, किसी भी जगह पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। क्यों? ना, हाँ ना, ये बात है ना, ये बच्चा समझे ना। कहीं टेररिस्ट ही ना बना दे हमारे बच्चों को, एक्सट्रीमिस्ट ही ना बना दे। तो कोई जुल्म ये नहीं करता जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया अपने बच्चों को। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो कैपिटलिज्म से आ गई मिक्स की तरफ, और मिक्स इकोनॉमी सोशलिस्टिक कौन सी है जो सोशलिज्म से आ गई मिक्स इकोनॉमी। अच्छा, कुछ लोग बड़ी प्लानिंग के साथ आए, जैसे चाइना सोशलिज्म से मिक्स इकोनॉमी की तरफ आया, बड़े प्लान के तहत, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन रूस ने कैसे किया? रूस ने ऐसे तरीके से किया कि रूस ही टूट गया। तो ये बड़ा जरूरी है, जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाएं, इंश्योर करें कि दूसरा सिस्टम इतना इफेक्टिव हो जाएगा वो टेक कवर कर ले। ठीक है ना? तो रूस ने क्या किया था कि पहले सब सरकारी मुलाजिम थे ना, तनख्वाहें बंद कर दी उनकी जो सरकार से आ रही हैं, और उन्हें कह रहे प्राइवेट नौकरियां ढूंढो। और अभी प्राइवेट नौकरियां अवेलेबल नहीं थी, मुल्क टूट गया। लेकिन चाइनीज आर वेरी केयरफुल, उन्होंने बड़े अच्छे निजाम से किया। अच्छा बच्चों, अब देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर क्या हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हमारे यहाँ ये होता है कि डिफेंस पावर और एनर्जी कौन ले लेता है?
गवर्नमेंट। और जितनी बेसिक नीड्स होती हैं, कंज्यूमर आर्टिकल्स, वो सारे कौन कर देता है? प्राइवेट सेक्टर। इस तरह दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, इसका फायदा ये होता है कि अगर सोशलिज्म में जाए ना, वहां पर्सनल फ्रीडम नहीं है। सोशलिज्म का मतलब डिक्टेटरशिप भी है। जहां सोशलिज्म होगा वहां डिक्टेटरशिप भी होगी। लेकिन यहाँ पे जो है पर्सनल फ्रीडम भी साथ मिला आपको, यानी आपको आजादी भी है, प्रोमिनेंट फीचर है। गवर्नमेंट का कंट्रोल है ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेस, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, दोनों अपने बेनिफिट को क्या कर सकते हैं? मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक मुश्किल बात तो नहीं है। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पर्सनल फ्रीडम है। आप जो कारोबार करना चाहें करें। गवर्नमेंट चंद एक खास चीजों पर कंट्रोल रखती है, बाकी सारे आपको दे देती है। प्राइसिंग सिस्टम यहाँ बड़ा डिफरेंट है। बाज मार्केट में फ्री मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और बाज जगह गवर्नमेंट इंटरवेन कर रही है। मिसाल मिसाल ये है कि देखिए, गंदम की कीमत वो तय होने देते हैं पहले डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, अगर तो वो इंसाफ की हद तक रहे तो ठीक है, वरना क्या करते हैं? इंटरवेन करके फिक्स कर देते हैं कीमत ये होगी। तो बाज जगह डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को फ्रीली इजाजत है, और बाज जगह पे क्या है? दे दे इंटरवेन एंड सेट द प्राइसेस बाय देयर ओन। तो वहां पे जारी बात है, जब डिमांड सप्लाई फोर्सेस काम नहीं करेंगे तो मार्केट इम्परफेक्शंस आ जाएंगे। क्योंकि डिमांड सप्लाई फोर्सेस का फायदा ये होता है कि वहां पे फिर डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाते हैं, कोई चीज फालतू रहती नहीं है। और जब गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, हमेशा प्रॉब्लम पैदा होती है। राइट बच्चों? अच्छा, और लेकिन यहाँ पे एक चीज है ना, सोशल वेलफेयर तो है। वो सोशल वेलफेयर क्या है? हुकूमत वीक एजेंट्स को क्या करती है? सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक गरीब आदमी, उसके पास हेल्थ की कोई सहूलत नहीं, तो सरकारी हॉस्पिटल मौजूद है, चलें जैसा भी है, टूटा फूटा जो भी इलाज है, लेकिन मौजूद है, इलाज तो मिलेगा। और दूसरी तरफ क्या है बच्चों? मिनिमम वेज रेट, मतलब कम से कम तनख्वाह की उजरत तय कर दी है। ऐसा ना हो कि आप इतनी कम उजरत देंगे किसी के घर का चूल्हा ही ना जले। ठीक है ना? समझ आ रही बात की बच्चों? सोशल वेलफेयर फिर भी है। और जो सही मिक्स इकोनॉमी है, वहां तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है। अगर जॉब नहीं है तो बेरोजगारी अलाउंस मिल जाता है। हमारे यहाँ भी वैसे मिलता है, उसको और नाम से कहते हैं, उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट कह देते हैं। लेकिन बेसिकली है क्या वो बेरोजगारी अलाउंस ही है एक तरह से। अच्छा बच्चों, आगे आगे, डिसइक्विलिब्रियम मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इंश्योर द रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। यानी इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ? अमीर और गरीब का जो गैप है, उसे ये क्या करना चाहते हैं? कम से कम। अच्छा, ये खत्म नहीं हो सकता। बस ये हो सकता है कि अमीर जितना मर्जी अमीर हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन गरीब के पास बुनियादी जरूरियात होनी जरूरी है। तो ये इंश्योर करते हैं कि गरीब बुनियादी जरूरियात से ना रह जाए। हाँ, अमीर है तो अमीर होना ही है यार, जाहिर है वो अमीर है तो फिर तो अमीर हो गई। क्या ख्याल है बच्चों? भाई जिसकी चार फैक्ट्रियां, चार फैक्ट्रियों से प्रॉफिट आ रहा है, वो कभी भी हमारे हम उसके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी ग्रोथ फास्ट है। तो इस पे हमें कोई एतराज नहीं है। हम चाहते हैं वो जो कमा रहा है उसमें से टैक्स दे दे, और उस टैक्स को हम किस पे लगा दें? ताकि उनको हम ओल्ड एज अलाउंस दे सकें, लाइफ टाइम मेडिकल फैसिलिटी दे सकें, और बेसिक बेस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दे सकें, और एजुकेशन दे सकें। राइट जी? तो ये है। अब अगर आप फीचर ओवरऑल देखें तो बड़े अच्छे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो कर रहा है करता रहे, जो नहीं करता वो गवर्नमेंट कर ले। इसके बावजूद भी आपको फ्रीडम ऑफ क्या है? पर्सनल फ्रीडम है। और प्राइसिंग सिस्टम भी अपना काम कर रहा है, लेकिन जहां प्राइस बहुत कम हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हुकूमत क्या करती है? इंटरवेन करती है कि नहीं यार, ऐसे नहीं होगा। लेकिन साथ बेरोजगारी अलाउंस भी है, मेडिकल भी है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को वो कम करती है, अमीरों पे टैक्स लगा के गरीबों पे
खर्च कर देती। अमीरों पे टैक्स लगा, गरीबों पे खर्च कर देती। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब आ गया बात इसके एडवांटेजेस के हैं जी। बेटा आप कुछ पूछना चाहें? इकोनॉमिक, हाँ, क्या होती? सोचें क्या होती? अमीर और गरीब का फर्क। उसकी टर्म का मीनिंग देख लेना। क्या? मुआशी ना हमवारी, इनक्वालिटी, इसी को कहते हैं ना। तो टर्म से निकाल लेना। क्या हाल है? टर्म से बात को समझ लेना, इकोनॉमिक इनक्वालिटी क्या है। ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी सोचें यार, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाने आया, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया हूं। ठीक है। तो आप टर्मिनोलॉजी का मतलब तो याद निकाल लेना, थोड़ा सा थोड़ी हिम्मत भी करें। क्या ख्याल है? अच्छा बच्चों, सीए करने आए हैं आप, हैं? चलें, एनीवे कोई बात, अच्छी बात है, पूछ लिया करें, पूछने से कम पता ही लग जाता है कि यार मेरी बात परसीव नहीं किया आपने। जी बेटा। जी बेटे। हाँ हाँ, प्लीज 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 गो अहेड। अच्छा बच्चों, नहीं वो आपने फेस वॉश कहा, मैंने कहा मैं फेस वॉश कहाँ रखे हैं घर में पड़ा। एक्चुअली मैं यूज ही नहीं करता ये ऐसी मलंग आदमी। अच्छा बच्चों, सो एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो एडवांटेजेस क्या हैं बच्चों? सबसे पहली बात, इसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब? चीजों का एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, और पब्लिक इंटरेस्ट में है कि ऐसा ना हो कोई भूखा रह जाए, ऐसा ना हो कोई बंदा जरूरियात पूरी ना कर सके, जरूरियात पूरी कर दें, बाकी अमीरों को अमीर रहने दें, टैक्स ले लें उनसे। अच्छा बच्चों, इंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड ऑन फेयर बेसिस। क्या मतलब? ऐसा ना हो गंदम की कीमत इतनी कम हो जाए कि काश्तकार के पानी के और बीज के पैसे पूरे ना हो। इतनी कीमत तो रखो कि उसकी कॉस्ट और उसका मुनाफा हो जाए, और उजरत भी इतनी कम ना रहो कि किसी का चूल्हा ही ना जले। तो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होना चाहिए? राइट बच्चों? क्या हाल है? अच्छा, उसके बाद क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट इंश्योर द automatic allocation of capital resources to the most of innovative and efficient producer which stimulate the capital formation in the country। के प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली ये आर्टिकुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं प्रोड्यूसर को कि तुम नित नई चीजें बनाओ, नए नए प्रोडक्ट्स बनाओ, उनमें नए नए फीचर ऐड करो, क्योंकि इससे तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों? प्रॉफिट। तो इसलिए एफिशिएंटली वो भी है। अब देखिए कितना अच्छा निजाम बन गया। दौलत की तकसीम किसी हद तक मसावियाना, जालमाना नहीं। और कीमतें क्या? क्या बच्चों ये क्या लिखा है? फेयर, यानी ऐसा नहीं कि किसी की कॉस्ट पूरी ना हो, और ऐसा भी नहीं किसी का चूल्हा ना जले, इतनी को हो कि सबका काम चल जाए। और प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर को राइट दिया हुआ है, भाई कमाओ और कमाओ, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया, तुम और फीचर ऐड करो और ज्यादा पैसे कमाओ। और डोमिनेटिंग रोल किसका रखा है? गवर्नमेंट का। क्यों? ऐसा ना हो कि कोई बंदा जो है अपनी निजी जायदाद बढ़ाते बढ़ाते सारे मामलात को ही क्या करे, गोलमोल कर दे। लिहाजा गवर्नमेंट डोमिनेट रहे, और इसके साथ साथ वीक एजेंट का क्या रखे? अगर गवर्नमेंट कमजोर होगी तो वीक एजेंट का ख्याल नहीं ना रख सकेगी। क्या हाल है बच्चों? विच गेट एक्सप्लॉयड अंडर। तो कुछ कुछ एक्सप्लॉयट भी तो हो जाते हैं ना। भाई बार्गेनिंग पावर ही नहीं है मजदूर के पास, तो वो तो कहेगा यार रोजगार दे दो, वो कहेंगे अच्छा कितने पैसे को, जितने देना चाहते हो दे दो। यही होगा ना बच्चों? क्या हाल जी बेटा? ठीक है। जी जी। नहीं देखिए, गवर्नमेंट को इससे कोई एतराज नहीं है। जैसे अंबानी वो तो अमीर है, वो भी मिक्स इकोनॉमी है, अमीर होने पे कोई एतराज नहीं है। वो तो मैंने पहले कहा, ठीक है, ये दैट्स योर राइट, पैसा तो आपका है। आपसे टैक्स इतना ले लेंगे कि गरीबों की मदद कर दो। यानी आपने आपने 100 रुपया कमाया ना, तो अगर दरमियानी आमदनी तो 20 रुपए लेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हो सकता है आपकी आमदनी का 40% ले लें, और वो गरीबों में वेलफेयर के।
देखिए हमारा निजाम हम उसको ऐसे करते हैं। देखिए भाई, बहस नहीं हम कर सकते। कोई बंदा बचा लेता तो क्या करें, बेईमानी का कोई इलाज नहीं। अब पाकिस्तान के मसाइल मुआशी मसाइल हैं। पाकिस्तान के मसाइल बेईमानी के मसाइल, कि जिसको लाते हैं आप वो करप्शन हमारा मसला है, नीचे से लेके ऊपर तक। जमीन तुम्हारी इतनी जरहेज है कि आप कुछ भी ना करो, बारिशों से किक्कर उगेगा, किक्कर ही फैल जाएगा, हरियाली हो जाएगी दरख्तों की। उसको काटो, उसका फर्नीचर बना लो। किक्कर का फर्नीचर पूरी दुनिया में मशहूर है। तो जमीन तो आपकी बहुत अच्छी है। ग्राउंड लाइन अच्छा, अगर हमें अल्लाह ना करे दुनिया चारों तरफ से घेर ले, तब भी हम भूखे नहीं मर सकते। क्योंकि मेरे नजदीक दुनिया की सुपर पावर वो नहीं जिसके पास वेपन ज्यादा है। मेरे नजदीक वेपन के साथ खुराक भी अपनी होनी चाहिए। क्या हाल है भाई, ईरान को घेरा हुआ है ना, घेर लो, क्या होगा? फल तो अपना है ना उसका, फल खा लेगा। हमें घेरोगे क्या कर लोगे? चना चावल गंदुम तो अपनी है ना, खा लेंगे, कपास उगाएंगे, कपड़े बना लेंगे। दवाई शुआई के लिए कोई चोर रास्ता निकाल लेंगे, यही है ना। सो दिस इज व्हाट। तो सिस्टम का ये नहीं है कि सिस्टम कह रहा है नहीं नहीं अमीर को हमने अमीर होने नहीं देना। वो कह रहा है आप अमीर ही रहे। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, असल में थोड़ा माइंडसेट भी हमारा चेंज होने वाला है। हम लेक्चर को यहाँ वाइंड अप कर देते हैं, इस बात को क्लियर कर लेते हैं, इसको हम फिर वाइंड अप कर लेंगे अगले लेक्चर में। देखिए मुझे एक बात बताइए, हम निषाद ग्रुप को कर्जा दे देते हैं, क्या वो हमारा पैसा खाएगा? चले, मैं आपको एक्सट्रीम बात करता हूँ। हम नवाज शरीफ की इत्तेफाक फाउंड्री और इमरान खान के शौकत खानों को कर्जा देते थे, क्या वो कर्जा खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे। उसकी वजह क्या है? आपने 1 करोड़ दिया ना, भैया वो उसका 4 करोड़ बना देंगे। उन्हें कमाना आता है। जिसने 1 करोड़ दिया उसका माल खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे। जिसको कारोबार आता है ना, वो माल नहीं खाता। आपको पता है पाकिस्तान का टैक्स कितनी कंपनियां देती हैं? टोटल टैक्स का 90% पाकिस्तान की 9 या 10 कंपनियां देती हैं, टोटल टैक्स का। और वो 1 रुपया नहीं रखती हैं। आप जो स्केजुअल देते हैं वो ईमानदारी से कैलकुलेट करके जमा करा देते हैं। हमारा जो सबसे ज्यादा दोस्त तरक्की याफ्ता है ना इस वक्त, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, डॉक्टर इन फाइनेंस भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एमयू कॉलेज है, स्कैन का लीडिंग टीचर है, ठीक है, एक बिजनेस में मेरा पार्टनर है। अच्छा, और वो उसमें खूबी क्या है? कोई कहेगा ना अनएथिकल काम करो, भाई मैं नहीं करना, पूरा टैक्स कैलकुलेट करके जमा कराता है। और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता, एथिक्स की अपनी वैल्यू है। देखिए केपीएमजी फॉरगोसन का नाम क्यों है? भाई वो ऑडिट रिपोर्ट साइन ही नहीं ना करते, गलत साइन नहीं करते वो सच्चाई को सपोर्ट करते हैं। नतीजा ये, अदलिया में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कोई कॉन्फ्लिक्ट है लोग कहेंगे केपीएमजी फॉरगोसन। क्यों? सच्चाई की एक कीमत होती है, सच्चाई की एक कीमत होती है, और सच्चा इंसान ब्रांड बन जाता है। सच्चा इंसान, इसलिए हम कहें कि हर बंदा करप्ट है। हाँ करप्शन ज्यादा है, लेकिन हर बंदा करप्ट नहीं, वरना निजाम चलेगा नहीं। क्या हाल है? तो कुछ हम भी इल्जाम तराश ज्यादा हैं, तो सोचे हमारी इस तरह की है। नहीं ऐसा नहीं, कारोबारी लोग पैसा नहीं खाते। तो आई होप आपको क्वेश्चन कुछ हद तक मैं आंसर कर सका हूं, ठीक है ना? तो इसलिए आप इस एंगल से ना सोचें। हाँ, मैं मानता हूँ बात लोग टैक्स बचाते हैं, ठीक है ना, लेकिन सब लोग टैक्स देने में मतलब कि मसला ऐसे नहीं होता। और कुछ मामलात ये भी याद रखें कि हमारा ये होता है कि अ, जो टैक्स होता है ना हमारा, वो मोस्टली पहले डिडक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे, मैं कल परसों गया था सुपीरियर, मेरा एक लेक्चर तय हो रहा था वहाँ पे, 6 आवर्स का है। तो 3 3 आवर्स के 2 सेशन है, तो सैटरडे जैसे ऑफ होता है, तो मैंने कहा अच्छा ले लें, आप ले लें सैटरडे। तो उसमें से स्टेट बाई 10% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, स्टेट अप। मुझे जो पेमेंट आती है स्ट्रेट अवे 10% डिडक्ट हो जाए।
इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया में सिर्फ टैक्स चोरी है। क्या हाल है? काफी लोग ऐसे हैं, ठीक है, टैक्स बचाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स में मामला नहीं करते। अच्छा बच्चों, ये मैं वाइंड अप आपको कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। अच्छा, कोई सवाल है तो आप जरूर करें बच्चों। सर, इस्लाम में टैक्स जायज है? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने एक मुबासा देखा था, उसमें मॉडर्न स्कॉलर जो हैं वो कहते हैं टैक्स जायज है, लेकिन जो डॉक्टर इसरार हैं वो कह रहे थे कि नहीं जायज। अब बड़ा मुश्किल सवाल है। उलमा ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे। जी बेटा। जी बेटे, गल्फ कंट्रीज में हैं, वहाँ कौन सा सिस्टम है? बेटा वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वो इनमें से ज्यादा करीब है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के, ज्यादा करीब है। लेकिन मसला ये है कि इस्लामिक प्योर इसलिए नहीं कि चूंकि उनके यहाँ डिक्टेटरशिप्स हैं। ठीक है ना? तो कोई डेमोक्रेसी का निज़ाम ले आए या कोई खिलाफत का निज़ाम ले आए तो फिर भी कोई जवाज बन जाता है। ठीक है ना? लेकिन वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो मुआशी निज़ाम है वो इस्लामिक कॉपी किया उन्होंने, लेकिन जो गवर्निंग रूल्स हैं वो सारे के सारे उन्होंने ले लिए डिक्टेटरशिप के। ये वजह। जी बच्चों, और कोई सवाल आपका? अच्छा, एक ऑनलाइन वाला बच्चा कह रहा था मैंने सवाल करना है। अच्छा बेटा, आप स्पीकर ऑन, अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी बेटे। सर, इस सब्जेक्ट को कैसे? अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी बात करूँ। जी बेटे, अस्सलाम कीजिए। वालेकुम सर। जी वाल साहब। सर कैसे हैं? सर कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपकी इकोनॉमिक्स की अभी तक पहले दो लेक्चर की सही समझ आई है, उसके बाद समझ नहीं आ रही है। नहीं, असल में मैंने पहले दो लेक्चर दिए थे, उसके बाद मैंने बुक पढ़ानी शुरू कर दी थी। मेरा मकसद ये था कि जो टर्मिनोलॉजीज बुक में है वो आपको तंग ना करें, तो हम रीडिंग ऑफ बुक कर रहे हैं। ठीक है? रीडिंग अच्छा ऑफ। सर, देखें आपकी बात ठीक है, बुक्स कर रहे हैं। जी जी। अभी सर रीडिंग ही सिर्फ बुक्स की करनी है, बाद में आप नोट्स वगैरह जो इसके होंगे वो बाद में आप देंगे हमें। नहीं, वो ये एक मैंने ये बात पहले दिन भी क्लियर की थी। मैंने कहा था ये आप सवाल करते रहेंगे, मैं जवाब आपको देता रहूंगा। मैं शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ अ, कि नोट्स तो बेटा पहले दिन अच्छा मैंने सर आपके तो सामने रख दिए ना, स्लाइड्स की शक्ल में। पहले दिन रख दिए आपके सामने। अच्छा ठीक सर है? तो इसका हमें बुक्स कौन बेटा सी एक लेनी मिनट, है? मुझे बात भी करने देना। तो मैंने आपसे बोला कि जी पहले दिन नोट्स आपके सामने मैंने रख दिए और मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए। मैंने आपसे कहा कि आप जो समझते हैं उसको लिख लें, जो समझते हैं उसको लिख लें। किस पे लिखेंगे? हम्म, आप चाहें तो कॉपी पेंसिल लें और पूरे चैप्टर के नोट्स जो हैं वो 4-5 पेज पे हर चैप्टर के बना लें। राइट जी? क्या करें? जी सर। 4-5 पेज नोट्स के बना लें। नोट्स बना लें पूरे चैप्टर के, 6 के बना लें, 8 के बना लें, जैसे आपसे बने। दूसरा ये है कि आपको जो बात समझ आती किताब पे लिख लें और किताब को स्टडी करें। राइट जी? जी जी सर। इसमें से जोन सा तरीका आपको सही लग रहा है कर लें। और जो आपका सवाल है, पेपर मैंने बताया कि 50 MCQs आएंगे, उसमें से आपके 25 ठीक होने चाहिए। जो MCQs आएंगे वो इसी में से आएंगे जो आपकी किताब है। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया और किताब भी पढ़ाई। तो किताब में जब मैं आपको एक एक लफ्ज पढ़ा रहा हूँ ऐसे करके, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, तो यहाँ तो आपको ये मतलब समझना नहीं चाह रहे आप। तो या फिर ये है कि अगर मतलब समझ आ रहा है तो और मैं क्या समझाऊं, मतलब आप क्या समझना चाहते हैं इसके अलावा? सर मेरे कहने का मतलब है आपकी बातें समझ आ रही हैं, लेकिन ना इसका जो कंसेप्ट वगैरह ना वो क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि क्या आपने देखे आप एक देखिए, बातें आपने ही सोशल समझ इकोनॉमी आती पढ़ाई हैं। है ना, कैपिटलिज्म। मेरे दोस्त, बातें ही समझ आती हैं और कॉन्सेप्ट आपने खुद बनाना है। क्या जी? मिसाल के तौर पे ये कोई बच्चे से यहाँ पूछ लेते हैं, अच्छा भाई कैपिटलिज्म कैसा निज़ाम है जहाँ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कंट्रोल करती हैं? अच्छा, अगर मैं कहूँ अच्छा भाई सोशलिज्म कैसा निज़ाम है, तो जहाँ सारे का सारा निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल देते, तो बेटा यही कॉन्सेप्ट है, और मैं क्या पढ़ाऊँ? क्या जी समझे? सर ठीक हो गया। सर ठीक है बुक्स ना? इसके कौन सी लेनी है? बेटा ये आपके सामने बुक रखी, मैं शुरू से कह रहा हूँ आई कैप नहीं की बुक नहीं, पढ़नी है आपने। कौन सी बेटा लेनी है, कौन सा प्रोफेसर की लेनी है, यानी कि बाई हैंड दूसरी लेनी है ना? ना मेरा रिटन। पुत्र, मैं शुरू तो इको गल कह रहे हैं कि यह जी किताब तेरे सामने में ना वो मेरा बच्चा, मैं जी पंजाबी सर। दस आई कैप दी एहो ही पढ़नी है।
ठीक हो गया, थैंक यू सर। पुश्तों में बता देता हूँ क्या कहते हैं पुश्तों। नहीं सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, मैं ठीक मैं हो गया। ये बात कर रहा हूँ कि आई कैप की बुक पढ़नी है, आप चाहो तो इसके नोट्स कागज पे बना लो, हर चैप्टर के 4-5 पेज बना लो। आप चाहो तो मेरे नोट्स, मेरी स्लाइड की बातें किताब पे लिख लो। जो आपको सही लगता है उस तरह कर लो। बात सिर्फ इतनी है कि इस किताब को 2 से 3 दफा रीड करना। कोई जी किसी ठीक हो चीज गया, का थैंक। आपने बेटा रट्टा नहीं लगाना, कोई चीज क्रैमिंग नहीं करनी। जहां अच्छा, जो चीज क्रैमिंग करनी मैं खुद बताऊंगा, ये क्रैमिंग कर लो, ये क्रैमिंग कर लो, जी ठीक ठीक है। हो। और इसको आपने ठीक हो बेटा गया। कर लेना है। और इसी से पेपर कैसे आना है, जैसे एमडी कैट का पेपर आता है, या वो ई कैट का पेपर आता है, कैसा आता है, एमसीक्यूज वही आने हैं। तो एमसीक्यूज जैसे ठीक हो गया सर। एमसीक्यूज आपके सामने आने हैं, आपने जो पढ़ा है वो आपको फौरन आपके जहन में आ जाएगा। ठीक है ना। जी ठीक। ठीक ठीक हो है, गया सर। करेक्ट हो गई बात, ये बात है। ठीक है। और ठीक हो। आप थैंक। देखिए, अगर आप खुद कहेंगे ना ओ या अल्लाह मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो फिर कुछ भी नहीं समझ आएगा। बिखरे बाल और बिखरी पर्सनालिटी टीचर के बस की बात नहीं। टीचर टीचर होता है, साइकेट्रिस्ट नहीं होता। वो आपकी उलझनों का हल नहीं निकाल सकता, वो आपको पढ़ा सकता है। आप कंक्लूड करते जाएं और ये बातों को समझते जाएं। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। तो अभी 2 इकोनॉमिक सिस्टम तो हमें समझ आ गए हैं ना यार। तो यही तो 2 पढ़ाएं, और किया क्या है जी बेटा, और बोलिए। जी शाबाश। अगर आप मंडे को एक पेपर ला के फिर ये जो हमने पढ़ा है इससे क्वेश्चन डिस्कस करते थे कि किस तरह क्वेश्चन आए, ज्यादा सारे आए। देखिए बेटा, आप ना आगे आगे भाग रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही है आपको जल्दी किस बात की है। यानी आप मुझे क्या कराना चाहते हैं मेरे से। मैंने 2 पैराग्राफ 4 पढ़ाए हैं, उसमें से मैं क्या याद कर दूं, मुझे बताएं। नहीं, आप बेटा परेशानी ना लें। देखिए, इसमें से सवाल बनेंगे ही नहीं। 2 सवाल बनेंगे, उसका मैं क्या करूंगा। नहीं समझ रहे मेरी बात। मैंने आपको शुरू से एक बात कही कि एक चैप्टर को मुकम्मल होने दें, उसके बाद एमसीक्यू से हल करेंगे। मेरे ये बाल सफेद हो गए बेटा ये पढ़ाते हुए, मुझे मेरा काम करने दें। ठीक है, आप साइंसदान ना बने, आपकी मेहरबानी है। अगर मैं इनकी मर्जी से पढ़ाऊं, उनकी मर्जी से पढ़ाऊं, मैं ट्यूशन नहीं बेटा आप पढ़ने हैं, आप सीए करने आए। इसलिए आप मुझे उल्टे मशवरे ना दें, आपकी मेहरबानी है। जब ये चैप्टर मुकम्मल होगा, मैं ये चैप्टर देखिए, ये जब मुकम्मल होगा मैं पहले इसकी ये वाली एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये देखिए, ये वाली एक एक सवाल डिस्कस करूंगा। ये पास पेपर के ऐसे ही सवाल होते हैं, पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, पहले मैं वो डिस्कस करूंगा। जब आप वो डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपके साथ 40-50 सवालों का एक टेस्ट दूंगा आपको। जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह तो 2 साल तक कोर्स ही नहीं खत्म होगा। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया सवाल आगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाया सवाल आगे। हमें पसूड़ी किस बात की। कहीं ना कहीं मसला ये है कि आप कहीं अपनी बात को वेटेज ज्यादा दे रहे हैं, टीचर को वेटेज नहीं दे रहे ना। तो मैंने आपको तसल्ली दी, मैंने आपसे कहा मेरे बच्चे फेल होते ही नहीं हैं, आप पूछ ले जाके मेरे पढ़े हुए बच्चों से। तो फिर एतमाद तो रखें ना आप। क्या हाल है, ये ना करें। देखें आपकी एज क्या है, आपने 12 साल ही पढ़ा है ना। मैं पीएचडी करता हूँ यार, मुझे मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो आप आके मुझे पढ़ाना सिखाएंगे, ये वैसे भी कोई अच्छा नहीं लगता। क्या ख्याल है, क्यों भाई। तो प्लीज आप साइंसदान ना बने। कोई साइंसदान बनने की जरूरत नहीं है, सिंपल बातें हो रही हैं, आप उनको नोट डाउन करें। मेरे तरीके से चलें, अपने तरीके मुझे ना बताएं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि खाम खा आप फनकार बनने की जरूरत नहीं हो जी। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ नहीं आ रहा जी, इंज नहीं आ रहा जी, इंज होना चाहिए जिवें बिजली ਦਾ बिल है उवें करके ਤੁਹਾਡਾ लेक्चर आना चाहिए है, ये इंज होना चाहिए। अच्छा भाई, मैं तो भाई ये पढ़ा सकता हूँ, किताब आईपैप की पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास और कोई